अभी मैं गुड़गांव से होता हुआ आ रहा हूँ और वहां पर साइबर सिटी साइबर हब जाओ तो देखो कि एक ही कलर की बहुत सारी कैब्स दिखाई दे रही हैं और सारी कैब्स इलेक्ट्रिक है। और इस कंपनी का लोगो और नाम भी ज्यादा सुना हुआ नहीं लगता, लेकिन इस कंपनी का नाम है विनफास्ट। और आपने भी जरूर देखा होगा, बहुत ही अलग कलर की होती है ये और अलग ही आपको दिख जाती है, काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है ट्रैफिक में। अब काफी अच्छी 7 सीटर गाड़ियां आई है और सारी की सारी टैक्सी में चलती हुई नजर आई मुझे। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये वियतनाम की कंपनी है और इंडिया में ये दो इंडस्ट्रीज को इस टाइम पे डिस्टर्ब करने आई है। और मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है विदाउट डिस्ट्रप्शन काम ही नहीं कर सकता। तो बहुत ही बड़ा रिस्क टेकर ग्रुप है। अगर आप इसे देखोगे, बड़े रिस्क इंडिया में भी चल रहे हैं इनके, और ऑलरेडी ये नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी भी है। तो 2 कार इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। एक तो कार ईवी हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अच्छा खासा चल रही है, ग्रो कर रही है। दूसरी हो गई राइड हेलिंग। यस, अगर आप राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स देखोगे तो जितनी भी हमारी 4 व्हीलर राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है इस इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि एक साथ दोनों जगह पर इन्होंने पैर रख दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लाया और इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कार कंपनीज हैं तो आपको इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या आप चेंजेस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, जिससे आप ऐसे चेंजेस से और ऐसे डिस्ट्रप्शन से बच सको। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा डीप डाइव हो सकता है हमारा, एक तो राइड हेलिंग इंडस्ट्री में और दूसरा हो सकता है हमारे लिए हमारे कार इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली ईवी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल और स्टॉक बॉक्स रिसर्च करके इस वीडियो को लेकर के आया ताकि आपको मिले अच्छे इंसाइट्स। और आप फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही बढ़िया इंसाइट्स पसंद है, डेली शॉर्ट्स के फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं। अब विनफास्ट ग्रुप मैंने आपको बताया था कि वियतनाम का ग्रुप है। इंडिया में इन्होंने एंट्री ली है और इससे पहले नैस्डैक में लिस्ट हो चुका है और पीक वैल्यूएशन इनकी $85 बिलियन हुआ करती थी। तो काफी अच्छा वैल्यूएशन भी था अगर आप देखोगे। अब इंडिया में आया तो तमिलनाडु में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया और 18 महीने में इन्होंने पूरी फैक्ट्री बना दी। और 18 महीने में फैक्ट्री बनाने के बाद अगले 3 महीनों में इंडिया का 4th सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन गई। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ 3 महीने इन्हें लगे हैं, यस, 4th नंबर पे आने के लिए। हालांकि कोई बड़ा नंबर नहीं है, इन्होंने बहुत सारी यूनिट्स नहीं बेची है, लेकिन बहुत ही जल्दी कैचअप कर रही है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये टेंशन की बात है हमारी इंडियन कार मेकर्स के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं इंडिया की ईवी इंडस्ट्री को। इंडिया की ईवी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियां बिकी है, लेकिन इसमें ना मेजॉरिटी शेयर पता है किसका है? जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनीज है और 3 व्हीलर्स है उसके बाद उसका। इसमें से करीब करीब सिर्फ आप देखोगे तो 8% जो है वो यहाँ पे बचता है किसके लिए? ईवी के लिए, जो 4 व्हीलर में डील करता है। तो सबसे पहले 92% तो चला गया 2 व्हीलर के पास, 3 व्हीलर के पास। फिर बचा वो कौन सा है? 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर में भी अगर आप देखोगे तो करीब 2.25 लाख यूनिट्स कार्स के बिके हैं, जो पैसेंजर कार्स हैं 4 व्हीलर। 2.25 लाख का नंबर था, उसके पहले था ये करीब 80,000 का। उसके पहले भी मतलब अगर आप देखोगे तो 46% का CAGR चल रहा है। तो 80,000 हुआ, फिर उसके बाद 1 लाख क्रॉस हुआ है और फिर अब 1,80,000 पर ये पहुंच चुका है। तो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो 1,80,000 यूनिट अभी बिक रही हैं, इस पर विनफास्ट की नजर है इस टाइम पे, जहां पे सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स कार बेच रहा है ईवी में। उसके बाद बेच रहा है कौन? JSW ग्रुप, जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और फिर अब यहाँ पर घुस चुका है कौन? एंट्रेंट कौन है? एक तो मारुति आ चुका है पिछले कुछ महीनों से, और इसके बाद विनफास्ट ग्रुप। Hyundai वगैरह के कार्स भी हैं, बट वो बहुत कम है, आपने सड़क पर देखे भी नहीं होंगे बहुत ज्यादा। तो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को विनफास्ट यहाँ पे टारगेट कर रहा है अपनी MPV से। 16.5-17 लाख अगर आप देखोगे एक शोरूम प्राइस से ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने ईवी मॉडल्स को। अब ये बेच किसको रहे हैं? देखो यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाया, ये इन्होंने एक राइड हेलिंग कंपनी भी शुरू कर ली, ग्रीन SM। अब राइड हेलिंग कंपनी क्या है? इंडिया में इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो $2 बिलियन की इंडस्ट्री है। उबर, रैपिडो और ओला कैब्स, ये 3 कंपनीज इसमें डोमिनेट करती हैं। अब ओला कैब्स की तो हालत इतनी खराब हो गई अगर आप देखोगे कि 70 मिलियन का वैल्यूएशन लोग कह रहे हैं सिर्फ बच गया है। कई सारे VC फर्म्स हैं, उन्होंने तो राइट ऑफ कर दिया उन्हें, राइट, जो बहुत ही मतलब 90% कम है जो इसकी पीक वैल्यूएशन है उससे। तो यहाँ पर 3 सर्वाइवर्स अभी बच रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, जिसका नाम हुआ करता था ब्लू स्मार्ट। ब्लू स्मार्ट के कैब्स NCR में, बाकी जगहों पर बाकी सारे लोगों ने यूज किया होगा और लोगों का फेवरेट हो गया था वो। पता है कैसे?
उसने एक सिंपल सा गैप आइडेंटिफाई किया कि ओला उबर में कुछ भी बुक करता हूँ, एक तो मुझे नहीं पता इस सेम लोकेशन सेम डिस्टेंस के लिए सुबह कुछ और रेट है, रात को कुछ और रेट है। ड्राइवर से निगोशिएट करना है कि भाई वो पैसे कैश में लेगा, उसके बाद वो कैंसिल कर देगा, पूछेगा आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, उसके बाद कैंसिल भी कर देगा। तो बहुत सारी खिचखिच थी, बहुत टेंशन थी। तो इसके बाद कौन सा आया, एक कैब कंपनी आई ब्लू स्मार्ट। ब्लू स्मार्ट ने करीब 8 से 9 हजार कैब्स खुद के लॉन्च किए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लोन लिए, पैसा रेज भी किया इक्विटी से, और अच्छा खासा पैसा रेज करके इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट बनाई, जिसमें ड्राइवर्स बहुत ही वेल मैनर्ड थे, कोई कैंसिलेशन नहीं था, और बहुत ही क्लीन कैब्स थी, टाइमली आती थी और टाइमली आपको ड्रॉप करती थी। तो लोगों की फेवरेट हो गई थी, लोगों ने कितने हजारों रुपए इसके वॉलेट में एडवांस रखना शुरू कर दिया। लेकिन समझ में आया, पता चला कि जो फाउंडर है उन्होंने कुछ घपले किए, उसके बाद ये कार कंपनी हो गई बंद। 10,000 की जो इनकी फ्लीट थी ना, 8-9 हजार की, उबर ने बोला था कि हम 4 से 5 हजार खरीदेंगे, बट उबर ने भी मना कर दिया, कहा कि पता नहीं इसकी बैटरी की क्या लाइफ बची होगी, हमें क्या सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, वो भी नहीं पता, और कार कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। और यहीं पर इसके बाद आता है कौन, विनफास्ट। विनफास्ट ने सिंपल रूल बनाया, हमारी जो राइड हेलिंग कंपनी है ना, सबसे पहले तो वो कोई और कार नहीं यूज करेगी, वो यूज करेगी विनफास्ट कंपनीज की कार, दैट्स इट। और इन्होंने टारगेट किया एनसीआर को, तो गुड़गांव में भी ये चल रही है। यहाँ पे करीब 1000 कार्स की फ्लीट आ चुकी है इनकी, और इनका टारगेट है कि 10,000 फ्लीट हम लोग कर देंगे एनसीआर रीजन में, और यहाँ से 15,000 करेंगे, और ऑल ओवर इंडिया ऐसे एक्सपैंड करेंगे बड़ी बड़ी सिटीज के थ्रू। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की कैब सर्विसेज देते हैं ये। ड्राइवर को सुनने में आ रहा है 30-35 हजार सैलरी देते हैं, हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट और पेड कंटेंट भी हो सकता है, सो हम उसके मतलब कोई गारंटी नहीं ले सकते, बट अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर जो फीडबैक है वो बड़ा ही अच्छा आ रहा है इनकी कैब्स पे। और ये सिर्फ 8 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करने का दावा कर रहे हैं। 8 रुपए पर किलोमीटर 30 से 40% कम है एज कंपेयर टू ओला या फिर उबर, जहां पे ड्राइवर कैंसिलेशंस होते हैं, जहां पर आपको बहुत ड्राइवर से नेगोशिएशन करना होगा, कैश में पे करना होगा, बहुत सारी झंझट है, राइट। वो सारी झंझट हटाने के बावजूद सिर्फ 8 रुपए पर किलोमीटर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी सेविंग है लोगों के लिए। और ये बड़ा ही कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, लोग इसमें ज्यादा लॉयल नहीं होते जब तक कि आपकी सर्विस ज्यादा प्रीमियम ना हो या अच्छी ना हो, वो भी यहाँ पर है। तो कैब सर्विस जो है इंडिया में, राइड हेलिंग सर्विस है इंडिया में, $2 बिलियन की इंडस्ट्री में काफी बड़ा डिसरप्शन आ रहा है। आज ये $2 बिलियन की है, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ये करीब यहाँ से $10 बिलियन की होगी, 5 गुना ये बढ़ चुकी होगी। साथ ही साथ अब बात करके आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने ईवी पे। अब ईवी में इनका प्ले देखो कितना स्मार्ट है, इन्होंने तमिलनाडु का लोकेशन चूज किया, यहीं से ये पूरे मिडल ईस्ट, अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया, हर जगह अपनी कार्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया से ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जितनी कार कंपनीज है ना, Hyundai ले लो, मारुति ले लो, सब इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कार्स को, ठीक है। तो यहाँ से सबके जो प्लांट्स हैं, ज्यादातर अगर आप देखोगे साउथ में अच्छे खासे प्लांट्स मिलेंगे, जहां से डायरेक्टली वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट चला जाता है सारा का सारा ओवरऑल जो इनका आउटपुट है और इन्वेंट्री है। और विनफास्ट भी यहाँ पे यही करना चाह रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो महिंद्रा और MG जैसी कार कंपनीज को होगी स्पेसिफिकली, जिनके पास पूरी फ्लीट ही बहुत बड़ी है, मतलब 5 सीटर SUV और 7 सीटर MPVs की फ्लीट है, क्योंकि विनफास्ट भी अभी फिर सिर्फ इसी में एंट्री कर रहा है। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स को, तो इनके पास भी जो फ्लीट है सफारी और हैरियर की और कर्व जैसी फ्लीट, जो आप कहोगे 5 सीटर है या तो 7 सीटर है और SUV सेगमेंट में है। सेल्स बहुत ज्यादा नहीं आता होगा यहाँ से, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा यहीं से आता है, तो हमारे बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये कंपनी यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन लेकर के आई है इंडिया में, क्योंकि नैस्डैक में ये पीक वैल्यूएशन था इसका $85 बिलियन का, इसका शेयर लिस्ट हुआ था $90 to $95 पर शेयर में, आज ये $3 से $4 पे ट्रेड करती है। यस, विनफास्ट का जो शेयर है ना वो 95% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, और कार कंपनी जोमैटो और जेप्टो की तरह चल रही है, हर साल कैश बर्न कर रही है, $12 बिलियन तो बर्न कर चुकी है। तो टेस्ला जब आया था तो उसने 10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं दिया था, हर साल कैश बर्न करता था। वैसे ही विनफास्ट ने मॉडल अपनाया है कि या तो हम सारा मार्केट अच्छा खासा कैप्चर करेंगे, या तो वी विल डाई, या तो हम जीरो पे होके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस अग्रेशन से इन्होंने कैश रेज करके इंडिया और दूसरी कंट्रीज में अपने आप को प्लेस करना शुरू किया है, इनका जो प्लेबुक है वो एकदम प्योर डिसरप्शन वाला है। तो आप यहाँ पे अगर कार कंपनीज में इस टाइम पे काम कर रहे हो ना, और आप कार कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो ये टाइम है बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने का। अगर आपकी कार कंपनी ईवी
में काफी ज्यादा डील करती है, क्योंकि ईवी का जो 4 व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट है ये 40+% से ग्रो कर रहा है पिछले 3 सालों से। 40% ग्रोथ इज अ लॉट। एंड अगले 2 से 3 सालों में हम लोग 5 से 6 लाख यूनिट हर साल आराम से बेचेंगे, पावर स्टेशन बनाएंगे। तो ऐसी कार कंपनी अगर आती है जिसके पास ऑलरेडी कैब हीलिंग सर्विसेज भी है, जिसके थ्रू ये फ्री ट्रायल भी दे रही है लोगों को, तो आप कहोगे कि यार विनफास्ट की गाड़ी में मैं कभी बैठा नहीं हूं, मैं खरीदूंगा नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है। ये आप रीजन भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो कैब हीलिंग सर्विस है उसकी वजह से आप विनफास्ट के गाड़ियों का भी एक्सपीरियंस ले लोगे, उनके सर्विस का भी एक्सपीरियंस ले लोगे, ओवरऑल उनकी क्वालिटी का भी एक्सपीरियंस ले लोगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया में जो बेस्ट सेलिंग कार्स अगर आप देखोगे, स्विफ्ट डिजायर टैक्सी ऑपरेटर्स की फेवरेट कार है, इनोवा टैक्सी ऑपरेटर्स की फेवरेट कार है, और लोग भी इसे सबसे ज्यादा खरीदते हैं। कहीं ना कहीं विनफास्ट भी लोगों का फेवरेट बनना चाहता है, और इसीलिए टेस्ट करने के लिए सबसे पहले टैक्सी ऑपरेटर की तरह, राइड हेलिंग सर्विस की तरह वो इंडिया में आया है। और वो एग्रीगेटर भी नहीं है, वो विनफास्ट के अलावा कोई दूसरी कार कंपनी को लिस्ट नहीं करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म अपना और कार्स भी अपनी। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लेबुक इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या जो दूसरी कार कंपनीज है हमारी, टाटा, महिंद्रा, JSW, अब मारुति भी आ चुकी है, क्या इन्हें अब डर के रहना चाहिए? यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। लेकिन अब बात करेंगे पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऐसी कार कंपनीज जो ईवी में बहुत ज्यादा डील करती है और इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं ना कहीं उनका मार्केट शेयर ये जरूर कैप्चर करेगा। तो अगले 6 से 7 महीने में बहुत क्लोजली देखना होगा कि किसका मार्केट कैप्चर कर रहा है। क्या ये महिंद्रा का मार्केट कैप्चर कर रहा है? क्या ये टाटा का मार्केट कैप्चर कर रहा है? किसको स्पेसिफिकली टारगेट करता है? क्योंकि ये सिर्फ 2-3 गाड़ियां तो नहीं लॉन्च करेगा, ये इंडिया में और गाड़ियां लाएगा। और क्या ये छोटी गाड़ियां भी लेकर के आता है? अगर ये सस्ती और छोटी गाड़ियां लाता है तो टाटा जैसी कंपनीज और मारुति जैसी कंपनीज को काफी ज्यादा, अगर आप देखोगे तो अंडरकट करना होगा अपने प्राइस को, और बहुत थिन मार्जिन पे काम करना होगा। अब जब इंडस्ट्री में ऐसा हो जाए ना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाए, तो कंज्यूमर का फायदा है, लेकिन कंपनीज को बहुत कम मार्जिन पर अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप ईवी में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इस टाइम पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा फायदा है जो B2B काम कर रही है, जो आपके कार्स कंपनीज को सप्लाई कर रही है चीजें, जो बैटरी सेल पे काम कर रही है, या फिर जो चार्जिंग स्टेशन पे काम कर रही है। क्योंकि इस टाइम पे अगर ऐसे ही न्यू एंट्रेंट्स आते रहे इंडिया में इस प्राइस रेंज में जो 10 से 20 लाख है, तो कंपटीशन के बढ़ने से मार्जिन जो है वो बड़ी तेजी से हमें इरोड होते हुए नजर आएंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में ये एक वार्निंग है कि अगर कार कंपनीज है जो ईवी काफी ज्यादा रिलाई करती है ईवी पे, तो यहाँ पे टाइम आ सकता है रीबैलेंसिंग का और ऐसे स्टॉक्स को ऐड करने का ईवी में जो B2B काम करते हैं, जिनके पास सप्लाई चेन है और जिनकी पकड़ अच्छी है, जिनके पास एक बहुत अच्छा मोट है। तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को भी पिक करने में। तो तब तक के लिए मैं आपको कहूंगा अलविदा। अगर आपको और बेटर इनसाइट्स चाहिए दूसरे सेक्टर्स में, तो जरूर बताएं कि कौन से सेक्टर को हमें अगली बार कवर करना चाहिए। तब तक के लिए आप फॉलो कीजिए हमारे चैनल को फॉर इनसाइट्स एंड डेली इनसाइट्स, मार्केट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या सेक्टर से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच।